हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर आपको ब्लड की सेकंड क्लास के बारे में बताने जा रहे हैं। रक्त का संगठन दो प्रकार से होता है। पहला हो जाएगा प्लाज्मा, दूसरा हो जाएगा रुधिराणु। प्लाज्मा के बारे में पहली क्लास में जानकारी दी गई थी। अब यहाँ पर आज हम आपको रुधिराणु के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। रुधिराणु यह रक्त का 45% भाग होता है। ये वाली चीज आपसे पूछ सकता है कि रक्त का 45 भाग कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिराणु। इसे 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है लाल रक्त कण, इसको शॉर्ट में कहा जाता है आरबीसी। दूसरा दिया गया है श्वेत रक्त कण, इसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी। और जो तीसरे नंबर का है इसको कहा जाता है रक्त बिंबाणु, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लेटलेट्स। तो इन 3 के बारे में यहाँ पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि हम डायग्राम में देख लेते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किसे बताया गया है, तो देखिए डायग्राम के अंदर जो रेड कलर का दिया गया है ना, इसको कहा जाता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण। और जो इसके अंदर सफ़ेद रंग का है ये क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल हो जाएगा। और जो ये थोड़ा सा स्टार जैसा बना हुआ है ना शेप में, इसको कहा जाएगा प्लेटलेट। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, आरबीसी। इसका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस पे स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट से। ये साइज में गोल आकार की होती है, तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। इसका निर्माण 2 जगह होता है, वयस्क में तो हो जाएगा अस्थि मज्जा में, और जो भ्रूण में होता है तो इसका निर्माण हो जाएगा यकृत के अंदर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण वयस्क में कौन सी जगह पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। और यदि आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ ले कि भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर होती है, स्प्लीन के अंदर होती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है यहाँ पे, इनको एक एक को समझना है और याद करते हुए चलना है। यहाँ पर बताया गया है कि खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा स्प्लीन। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन कौन सी कणिकाएं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी। आपको यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, जो ये आरबीसी होती है ना, इसके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि मेरे ब्लड के अंदर आरबीसी से, किससे, आरबीसी से डीएनए और आरएनए का पता लगा सकते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, यस या नो। यस तो क्यों और नो तो क्यों, रीजन सहित आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो आरबीसी होती है ना हमारे ब्लड के अंदर, उसके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है, केंद्रक एब्सेंट है तो इसके अंदर डीएनए भी नहीं होगा, आरएनए का पता भी नहीं लगा सकते, वो इसकी वजह से, केंद्रक की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, हम आरबीसी से डीएनए और आरएनए का पता नहीं लगा सकते। यदि इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए का भी पता लगा लेते हैं। डीएनए और आरएनए, इसका पता हम किससे लगा लेते हैं, नाखून से लगा लेते हैं, बाल से लगा लेते हैं, थूक से लगा लेते हैं। इन सब से हम डीएनए का पता लगा सकते हैं, लेकिन आरबीसी से हम डीएनए का पता नहीं लगा सकते। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है।
और आपको यहाँ पर बता दें कि रुधिराणु सबसे ज़्यादा आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, कितना, 95%। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब यहाँ पर बात की जाए मेल और फीमेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर 149 m प्रति 100 ml होता है और जो फीमेल का हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 139 प्रति 100 ml होता है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, एनीमिया। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। आपको यहाँ पर ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। यदि आपको यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जगह आरबीसी दे देता, क्या दे देता, आरबीसी, या यहाँ पर दे देता ब्लड दे देता, या फिर यहाँ पर आयरन दे देता, आयरन की कमी से Fe, ये चारों चीजें ऑप्शन में दे देता, तो आप क्या आंसर टिक करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑल, इसके सभी सही थे। यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दे, चाहे आरबीसी दे, चाहे ब्लड दे, चाहे आयरन दे, इन चारों में से कुछ भी दे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चारों ही। यहाँ पर जो एनीमिया रोग हो जाता है उसको कौन सी दवाई दी जाती है, आयरन की दवाई दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए एक एक लाइन इसका। अब यहाँ पर बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है ना, ये WBC के अंदर एब्सेंट होता है, और ये एब्सेंट होता है तो इस कारण इसका रंग कौन सा हो जाएगा, श्वेत रुधिर होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्यु रक्त में होती है इसकी। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखने है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है केवल, और इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच में होती है। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित है तो इसके अंदर DNA RNA का पता लगा सकते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है ल्यूकोसाइट WBC का। यदि यहाँ पर WBC के आकार की बात की जाए तो इसका आकार हो जाएगा अनिश्चित होता है। और जो ये WBC होता है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। इसके कार्य है, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये वाली चीज़ यहाँ पर बता दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि रोगों से सुरक्षा कौन प्रदान करता है, रोगों से रक्षा कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा WBC। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर का रक्षक एवं रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्षक किसे कहा जाता है, गार्ड सेल किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा WBC को। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। WBC 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी हो जाएगी, कणिका युक्त, अकणिका युक्त, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट इंग्लिश में कहा जाए तो। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हो जाएगा बेसोफिल्स, तीसरा हो जाएगा इओसिनोफिल्स। और जो एग्रेनुलोसाइट हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2 प्रकार के, पहला हो जाएगा मोनोसाइट, दूसरा हो जाएगा लिम्फोसाइट। जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखना, न्यूट्रोफिल्स, न्यू मतलब कि नया, तो नया बनेगा तो खूब सारी चीज़ों का निर्माण होता है, मतलब वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। और बेसोफिल्स मतलब कि कम मात्रा में होता है। और जो इसके अंदर एग्रेनुलोसाइट है, इसका पहला हो जाएगा मोनोसाइट, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी WBC है। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। लिम्फोसाइट कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी।
यदि एग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो मोनोसाइट सबसे बड़ी हो जाएगी और लिम्फोसाइट सबसे छोटी हो जाएगी। लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहा जाता है। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि टी सेल किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट को। आगे हम लास्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और जो WBC है उसका निर्माण भी क्या होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। देखिए आप यदि कंपेयर करोगे तीनों चीज़ों को तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। यदि आप रटते रटते याद करोगे तो वो आप भूल जाओगे। अभी याद है लेकिन बाद में इसको भूल जाओगे। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर भी RBC और WBC का पता नहीं लगा सकते। जो RBC होती है उसके अंदर भी केंद्रक एब्सेंट होता है और जो WBC होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इन तीनों में से केंद्रक किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा WBC के अंदर। इसका जीवन काल भी बहुत कम समय के लिए होता है, 3 से 5 दिन के लिए। सबसे ज़्यादा जीवन काल किसका होता है, RBC का। कितना होता है, 120 दिन का। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। इसका कार्य हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटलेट्स होती है ना वो केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स कितनी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सामान्य व्यक्ति है उसकी प्लेटलेट्स हो जाएगी 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। और जो डेंगू बुखार हो जाता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होती है। कितनी हो जाती है, जब डेंगू हो जाता है तो 30,000 40,000 आ जाती है, बहुत ही कम आ जाती है जिसको भी डेंगू होता है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यदि इसके आकार की बात की जाए कि इसका आकार किस तरीके से होता है, तो इसका आकार हो जाएगा उत्तल लेंस जैसा। आपको यहाँ पर बता दें, यदि किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि इसको गिलोय का जूस ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, एलोवेरा का जूस दीजिए, बकरी का दूध बहुत अधिक मात्रा में दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्रूट खिलाइए। तो डेंगू के अंदर ये वाली चीज़ें बताई जाती है डॉक्टर के द्वारा, गिलोय, एलोवेरा, बकरी का दूध और काफ़ी मात्रा में फ्रूट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।